नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला काफी आक्रामक नजर आए। बैठक के दौरान 15 शिकायतें आई, जिसमें डिप्टी सीएम ने सुनी। सभी से अधिकतर का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। तो वहीं बैठक में खनन के एक मामले की शिकायत आई। इसमें से अनियमितताएं बरते जाने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खनन अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, एक मामले की जांच में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के निर्देश भी दिए। वहीं प्राइवेट बिल्डर्स को सरकारी जमीन का प्रयोग करने के मामले में करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जुर्माने की राशि के साथ लगते गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने के निर्देश दिए। वहीं नकली मावा बिकने की शिकायत पर दुष्यंत चौटाला ने पुलिस अधीक्षक को दिए स्पेशल टीम बनाकर अलग अलग टीमें छापेमारी करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकारी राशि गबन करने वाले सरपंच से रिकवरी के भी आदेश दिए। रिकवरी न होने पर संपत्ति अटैच करने के लिए कहा गया। पहली तौर पे हमारे पास 15 ग्रीवेंसेस, जिसमें 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, 4 नई और 5 सीएम विंडो पे जो कंप्लेंट्स हैं वो आज हमने टेकअप करी। जिसके अंदर 8 या 9 हम रिजॉल्व करवा पाए। 3 में हमने एक एसपी और डीसी के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाई। एक में एसडीएम समालखा और उनके साथ ग्रीवेंस के एक मेंबर को, और साथ में हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान को एक कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट किया है, और एक डीएसपी लेवल पर कमेटी बनाई है जो उन तीनों ग्रीवेंसेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर कमेटी नेक्स्ट वीक तक बनाएगी। एक खाद्य सुरक्षा का मामला पिछली कमेटी में भी आया था कि मावा मिलावटी शहर में था। उस टाइम के हमने 4 सैंपल उठाए थे, चारों पास हुए। कंप्लेनेंट आज भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमने ये निर्णय लिया कि अगली कमेटी से पहले 4 सैंपल खाद्य सुरक्षा की टीम और 4 सैंपल सुपरिटेंडेंट पुलिस की टीम रैंडम डेज पे वहाँ से पिक करेगी और उनको भी करनाल की हमारी लैब से टेस्ट कराने का काम करेंगे। जहाँ बात एक कंप्लेनेंट की थी जिसको हरास भी किया था, उसके अंदर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो उस कंप्लेनेंट की एक एक तथ्य को वेरीफाई करेगा। एसपी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। जिन सीआईए के अधिकारियों पे पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत लाइन हाजिर कर उसकी इंक्वायरी शुरू करी जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की साइट का दौरा किया। निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए डिप्टी सीएम ने निर्धारित समय में ये काम पूरा होने की उम्मीद जताई। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगले साल जुलाई अगस्त तक पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनने से जींद के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली लाइन गुजर रही है, जिसे हटाने के टेंडर का वर्क अलॉट हो चुका है। जल्द ही इस लाइन को शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा, जिस गति से काम चल रहा है उससे निर्धारित समय से पहले भी काम पूरा हो सकता है। डिप्टी सीएम ने एक्सीएन नवनीत नैन और दूसरे अधिकारियों को निर्माण कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूरी तौर पर लोगों को हम समर्पित करें। आज उसी को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए हम सब यहाँ आए थे, और खुशी है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस पर इस मेडिकल कॉलेज को हम कंप्लीट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ये ऐसी सौगात होगी जींद के लिए, जो जींद और आसपास के ज़िलों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने का काम है। मैं तो ये मानना है कि जिस तरह से टीम ने इस स्पीड से काम किया है, जो हमारा टारगेट अंत तक है, कोशिश करके उसको भी हम प्रीपोन करेंगे
कि जुलाई और अगस्त के बीच में इस प्रोजेक्ट को हम अगले साल तक कंप्लीट करवाएं। तो रोजगार के अंदर 2 हिंड्रेंस जरूर थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। बड़ी केबल लाइंस है, मेरे पीछे भी आप देखोगे एक जा रही है, उसका भी टेंडर वर्क पूरा हो चुका और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले महीने से उसके भी रिमूवल का काम शुरू। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि किसान पहले से ही सरकार से संतुष्ट है। आज 10,000 रुपए कपास बिक रही है, 7,000 रुपए सरसों बिक रही है। जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में 600 रुपए बाजरे के भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खाते में डाले हैं। कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश में 560 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के लिए मंजूर की है। कमेटी बनानी थी, वो खुद ही चुनाव में व्यस्त है। जिन किसान संयुक्त किसान मोर्चे के ज़्यादातर जो उसके घटक है वो चुनाव में व्यस्त है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनको चुनाव का रिजल्ट आ लेने दो, फिर जिसका नाम देंगे, क्योंकि उनको भी शामिल करना है तो उनको शामिल करके कमेटी बना देंगे। और कमेटी ये इनके कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारे क्षेत्र के किसान तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आज 10,000 से ऊपर कपास बिक रही है, 7-8 हज़ार रुपये का सरसों का भाव है, 6,000 से ऊपर का ग्वार का भाव है, 600 रुपये भावांतर भरपाई के बाजरे के दिए हैं। मनोहर लाल जी ने 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा दे दिया है। हरियाणा में लगभग 690 करोड़ या 590 करोड़ के आसपास मुआवजा जो फसल खराब हुई उसका दिया है। बीमा का पैसा अलग से आएगा। तो सरकार का जितना लाभ किसान को हरियाणा में हुआ है इन सालों में, इतना पहले कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव पर जेपी दलाल ने दावा करते हुए कहा कि योगी और मोदी के कामों से जनता खुश है। भाजपा का एक तरफा माहौल है, किसी का मुकाबला नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार बनेगी, विपक्ष जाटों के नाम पर गलत प्रचार कर रहा है। लगभग 8-10 दिन में आगरा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहा और वहाँ पर जो है सभी लोग मोदी जी और योगी जी के कामों से संतुष्ट हैं। और आगरा मंडल के अंदर 9 विधानसभा की सीट हैं, 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले भी 9 की 9 जीती हुई थी। एक तरफा माहौल है, किसी पार्टी का कोई मुकाबले की बात वहाँ पर नहीं है। और जो हमारे चारवाटी है आगरा के चारों तरफ 300 से ज़्यादा गांव हैं और ये दुष्प्रचार कर रखा था कि हमारी बिरादरी जो है नाराज़ है। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एन ब्लॉक जो है जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। 1 फरवरी को आम बजट पेश कर दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने केंद्रीय बजट की सराहना की और बोले कि हरियाणा का बजट भी इस बार शानदार होगा। हरियाणा के सीएम और वित्त मंत्री मनोहर लाल सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि 7 फरवरी को बजट को लेकर सीएम और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग की मीटिंग बुलाई है। हरियाणा के 7 सालों से सीएम रहते हुए और पिछले 2 सालों से हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को अनेक सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बिजली विभाग को भी इस बजट में वित्त मंत्री मनोहर लाल अनेक सौगातें देंगे। बहुत सुलझे हुए हैं। 7 साल उन्हें मुख्यमंत्री हो गए, 2 साल से वो वित्त मंत्री भी हैं। 7 तारीख को हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई है। अलग अलग डिपार्टमेंट को ले रहे हैं कि फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है, हमें क्या क्या करना है। वो बैठ के सब एडमिनिस्ट्रेटिवली उस लेवल पे फैसले होते हैं। मुझे जो सब बातों से लग रहा है कि बहुत मॉडरेट बजट आएगा, जैसे सेंटर का बजट आया बहुत आएगा। हरियाणा बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कमिंग अप हुई है, तो अच्छा बजट आएगा, लोगों के लिए खुशहाली का बजट आएगा, बढ़िया बजट आएगा। पिछले कुछ समय से प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने आंगनबाड़ी महिलाओं को उनकी मांगें पूरा करने का भी आश्वासन दिया। हाँ, उनकी कुछ मांगे हैं। मैंने जो उनके मिनिस्टर इंचार्ज हैं कमलेश डांडा जी,
उन्हें मैंने फ़ोन कर दिया था, ऑलरेडी वो उनसे मिल ली थी, पहले सीएम साहब से भी मुलाकात हुई है। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप महिला हैं, मिनिस्टर हैं, इनकी इंचार्ज हैं, थोड़ा इनको सुन लें। तो उन्होंने तय करा शायद 9 तारीख को ये उनसे फिर मिलेंगे। स्टेट वाइज धरना है, हर ज़िले पे है, तो उनका अपना मौलिक अधिकार है अपनी बात कहना पीसफुली, और मंत्री की ड्यूटी है कि उसे सुने, जो कुछ रीजनेबल बात होगी कर दी जाएगी। किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। अब फिलहाल किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को भी रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। कि किसानों के हक है, अपना कोई भी बात करें, कभी भी बैठे, अलग अलग उनके अपने इश्यूज हैं। कुछ बातें थी जो उनकी मोटी मोटी मान ली गई। मेन एजिटेशन था एक्ट के खिलाफ, एक्ट विड्रा हो गए, प्रधानमंत्री जी ने कह के कर दिए। इसके बाद सब शांत हो गए, सब कह गए। इवन टिकैत साहब ने भी ये कहा, जो सबसे बड़ा चेहरा है किसान आंदोलन के, कि भाई ना कोई हारा ना कोई जीता, हम अपना आंदोलन खत्म करें, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और कोई इसे हार जीत में ना ले। उसके बाद ये भी था कि जो केसेज हैं वो विड्रा हो जाएंगे, काफ़ी कुछ केसेज विड्रा हो गए। और नहीं तो उसके बाद नेगोशिएशन तो रहती है, कभी भी कोई आदमी आए बात होती है, कभी दरवाजे तो बंद होते नहीं ना, तब हुए थे। इधर जेल मंत्री रणजीत सिंह ने राम रहीम की पेरोल पर बोलते हुए कहा कि राम रहीम भी दूसरे कैदियों की तरह ही कैदी हैं। राम रहीम को पेरोल मांगने का अपना मौलिक अधिकार है। हमारे पास वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल हैं जी, उनके अपने अधिकार हैं। डिविजनल कमिश्नर उन्हें पैरोल दे तो उनका, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हर आदमी को अपना अधिकार है मांगने का। अब ये उनका सब्जेक्ट है, वो देंगे या नहीं देंगे, उसमें जेल का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो उन्हें रखना, हमें उन्हें सिक्योरिटी देना, हमें उन्हें महफूज रहे, ये हमारा काम है। और हम उन्हें ऑर्डनरी कैदी की तरह रखें, कोई स्पेशल उनके लिए नहीं। हमारा सब्जेक्ट है जेल में उनकी निगरानी रखना। जब जेल से बाहर जाते हैं तो फिर वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उनका काम है, फिर वो संभालते हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग विंग है, उनका काम है। हमारा खाली जेल तक है। जेल में उन्हें सब कुछ ड्यूटी में आगे, तब हमारे ड्यूटी से बात चले गए तो फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, बाई लॉज में सब कुछ है जो देखा जाता है, हमारा उसमें कुछ नहीं। या कोर्ट देता है या डिविजनल कमिश्नर देता है। बहुत लोगों को फर्दो मिलती है, जब 3-3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें मिलती है। तो बाबा का अपना मौलिक अधिकार है, वो करेंगे मूव, आगे डिविजनल कमिश्नर देखेंगे, उनकी सरदर्दी है वो देखेंगे। पानीपत के किसान भवन में छोटू राम की जयंती समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम समारोह में मृतक किसानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने काम पर लगे हुए हैं, जिसका परिणाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को कभी जरूरत पड़े तो आंदोलन के रुख का इख्तियार कर सकते हैं। देखो, यूपी उत्तराखंड में किसान लगे हुए हैं अपने काम पे और उसका रिजल्ट मिलेगा पूरा। और विरोध तो हो ही रहा और उनके पक्ष में हो रहा। देखो, उनको गांव में लोग जाने नहीं देते, उनका विरोध हो रहा। हमने कहा कि इनसे सवाल जवाब करो तो वे सवाल का कोई उत्तर नहीं देते, गांव छोड़ देते हैं। तो उसका रिजल्ट है पूर्ण रूप से। हमने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आपको यहाँ पे विकास की बात करनी है, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करनी, स्कूल की बात करनी। वे हिंदू मुस्लिम की बात करें, हम स्कूल की बात करें। भाई वो तो कोर्ट बता हुआ किरकिरी हो रही, तो उसका जवाब तो यही देंगे। और ये तो अब गांव गांव घूमेंगे, ये विकास के काम पे ध्यान दे। यहाँ पे भी आ रहे हैं तो इनसे विकास की बात करे जनता, इनसे हॉस्पिटल की बात करे, स्कूल की बात करे, सड़क की बात करे। ये आ रहे हैं तो इनसे रोजगार की बात करे इनसे। और ये आंदोलन चलते रहे पूरे देश में। ये जो आ रहे हैं सब लोग उसी विचारधारा के हैं और ये धीरे धीरे जाएंगे देश से। अंबाला में बसंत पंचमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा शामिल हुई और लोगों को बसंत पंचमी की बधाई दी। तो पूर्वांचल सरस्वती पूजा समिति की तरफ से पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए।
तो बसंत पंचमी के मौके पर किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना की गई, भंडारे का आयोजन किया गया। आज का बहुत शुभ दिन है, बसंत पंचमी है और हमारी देवी सरस्वती का, हमारी विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, साक्षात भगवान का दिन है और इस दिन भंडारा लगाया गया है। बहुत ढेर शुभकामनाएं देती हैं और ये हर वर्ष लगाते हैं इसी तरह से भंडारा, और परमात्मा इनको बल दे ताकि ये हर वर्ष इसी तरह से लगाते रहें और जो इनकी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हों। इससे पहले बलदेव नगर में भी गई थी, वहाँ पर भी जो हमारे साथी उन्होंने देवी पूजन किया, माँ सरस्वती देवी का निर्वहन किया और मैं उनकी बधाई देके आई हूँ। बहुत शुभ दिन है, पूरे प्रदेशवासियों को, बालावासियों को बसंत पंचमी। और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अस्पताल में लता का लगातार इलाज चल रहा है। खबर है कि लता की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में हैं और डॉक्टर भी निगरानी कर रहे हैं। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर जिनका नाम है लता मंगेशकर, जिन्हें हम यूँ कहें कि माँ सरस्वती का दर्जा दिया जाता है। फिल्म जगत के तमाम जितने भी कलाकार हैं उन्हें माँ सरस्वती के नाम से भी जानते हैं और वह आज लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से लगातार अस्पताल में एडमिट है, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुंबई का ब्रीच कैंडी का बहुत बड़ा अस्पताल है मुंबई के दक्षिण मुंबई में, और इस ब्रीच कैंडी अस्पताल में पिछले 27 दिनों से लगातार लता दीदी इसी अस्पताल में एडमिट हैं और उनके लिए एक खास डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है जो लगातार उनकी जांच पड़ताल कर रही है, देख रेख कर रही है। डॉक्टर लगातार उनको बचाने में लगे हैं, किसी भी सूरत में वह हार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप देखिए, पहले उन्हें कोरोना होता है और कोरोना के बाद निमोनिया हो जाता है और उसके बाद लगातार उन्हें अस्पताल में रखा गया है, आईसीयू में। जब से वो एडमिट की गई हैं उन्हें आईसीयू में ही रखा गया है, लेकिन कुछ दिनों तक वह शुरुआत वेंटिलेटर पे थी, लेकिन वेंटिलेटर निकाल दिया गया था कि यह देखने के लिए कितना वह उन्हें असर हो रहा है ट्रीटमेंट का। लेकिन फिर से आज उनकी अचानक तबीयत खराब हुई है, यानी 9 जनवरी से वो लगातार इसी अस्पताल में एडमिट हैं। आज फिर से उनकी हालत एक खराब हुई है और खराब होने की वजह से ही लगातार यहाँ पर फिर से एक बार वापो की स्थिति मची है और यहाँ पर तमाम ऐसे कई बड़े हस्तियाँ यहाँ पर आ चुके हैं और वह उनको देखने के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है। महाराष्ट्र के बड़े नेता राज ठाकरे थोड़ी देर पहले पहुँचे और वह करीबन 1 घंटे तक यहाँ पर रखकर लता दीदी के बारे में स्वास्थ्य जानकारी लिया। और अभी कुछ देर पहले जो डॉक्टर प्रतीत समदानी है, जिनकी पूरी टीम जो इस पूरे टीम को लीड कर रहे लता दीदी को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वह डॉक्टर हमारे सामने मीडिया के सामने आकर उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने साफ साफ कहा लता दीदी आईसीयू में ही हैं अभी भी, और वह लगातार जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, रिग्रेसिव ट्रीटमेंट की उन्होंने बात की है। ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट पर वह कहीं कहीं रिएक्ट कर रही है, यानी वह ट्रीटमेंट कहीं कहीं उन्हें असर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पहली बार डॉक्टर की तरफ से ऑफिशियल आज बाइट आई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वह ट्रीटमेंट उनका लगातार चल रहा है और यही अस्पताल है। और लोग जो उनके तमाम ऐसे चाहने वाले हैं वह चाहते हैं कि जल्द से लता दीदी फिर से सही हो और फिर से वह अपने घर वापस लौटे, क्योंकि हर कोई फिर उनकी एक आवाज़ सुनना चाहता है। आपको पता ही है कि एक एज उनकी अधिक हो चुकी है, 92 साल उनकी उम्र हो चुकी है और उस उम्र के इस पड़ाव पर कई सारी ऐसी तकलीफें आती हैं, सभी को पता है, और उस तकलीफों से वह भी जूझ रही हैं। लेकिन डॉक्टरों की पूरी टीम इस वक्त उन्हें किसी भी तरीके से और अच्छा करने में लगी है और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंजाम लगे हैं ताकि कोई गड़बड़ी खासतौर से सुरक्षा के मद्देनजर ना हो। इतना ही नहीं बल्कि बाहर पुलिस का फोर्स लगाया गया। आप देख सकते हैं बाहर तमाम लोगों की यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं, मीडिया का हुजूम है वह यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पुलिस की तमाम
बड़ी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, बैरिकेड्स देखिए लगा दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर भीड़ ना कर सकें। भीड़ करें तो कहीं उससे गड़बड़ी कानून व्यवस्था में कम से कम खास तौर से देखने को ना मिले, क्योंकि आपको सभी को पता है कि इसी जो आप जगह में दिखा रहा हूँ ब्रिजखंडी अस्पताल से, इसी ब्रिजखंडी अस्पताल से कुछ ही दूरी पर लता दीदी का घर है, जहाँ पर वह रहा करती हैं, प्रभु कुंज के नाम से जाना जाता है। और पूरा एरिया एक वीआईपी एरिया आता है और इस पूरे एरिया में आप देख सकते हैं जो अंदर जाने का जो रास्ता है यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया ताकि कम से कम भीड़ हो तो उसे कंट्रोल। लेकिन लोग जिधर यहाँ पर जुटने में लगे, उन्हें लग रहा है कि एक बार यहाँ पे अच्छी खबर फिर सुनने को मिलेगी। हालांकि अभी डॉक्टर की तरफ से अच्छी खबर जरूर सुनने को मिली है कि वह जो ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है वह उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, अच्छा हो रहा है। हम भी दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वह अच्छी हों और फिर से वह घर आएँ और सब लोगों के बीच में वह रहें। और लगातार वह पिछले 27 दिनों से इसी अस्पताल में उनका इलाज लगातार चल रहा है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।